नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव ओसवाल आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम अपनी 10 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ आए हैं जिनका नाम है करंट अफेयर डेली डोज। मैंने बताया था ना, हमारा एक स्लोगन है, उस स्लोगन को हमेशा याद रखेंगे आप। ये हमेशा एक ब्रांड बनने वाला है स्लोगन, क्या मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, आने वाले टाइम में हम एक नई ऊंचाइयों तक इस चैनल को लेके चलेंगे। ठीक है, आप और हम साथ देंगे तो ठीक है, और मुझे भरोसा आप मेरे साथ हो। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस से आने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। समझे नहीं? जो संघर्ष की राह पे चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, मतलब रात भर पढ़ा है, मेहनत करी है, सुबह सूर्य बनकर चमकता है। सुबह जब उठता है तो रोशनी रोशनी होती है। उस दिन को याद करो जिस दिन रिजल्ट आएगा और आप एक टॉप की नौकरी पाएंगे, अधिकारी बनेंगे, तो तब आपको और आपके परिवार वालों को कैसा फील होगा। उस दिन आप सूरज बन के निकलोगे। ठीक है, इस मोटिवेशनल थीम के साथ शुरू करते हैं हम। फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्त किया गया। फ्रांस नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? तो लोकार्नो को किया गया। असल में हुआ क्या है, यहाँ फ्रांस में बड़ा उठापटक हो गया। फ्रांस में दो पद चलते हैं, प्रेसिडेंट है मैक्रों और पीएम भी है साथ में। असल में ये पीएम जो है, पीएम क्यों गए वहाँ के? इसलिए गए कि वो एक बजट पास नहीं करा पाए। क्या नहीं पास करा पाए? बजट पास नहीं करा पाए, इसीलिए उनको पद से इस्तीफा देना पड़ गया, नहीं करा पाए। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर हम चलते हैं, सेबेस्टियन कार्लू अब क्या होंगे? देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। और ध्यान रखना, ये चौथे प्रधानमंत्री हैं और सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री हुए थे, डिफेंस मिनिस्टर थे ये। एक रातों रात, मतलब रातों रात कर रहा हूँ, देर रात लोकार्नो को प्रधानमंत्री बनाया गया। पिछले प्रधानमंत्री जिसका नाम फ्रांसवा बायरू था, वो संसद में विश्वास मत हार गए। बायरू सार्वजनिक खर्चों की कटौती कर रहे थे, लेकिन संसद का समर्थन नहीं मिला और बजट को पास नहीं करा पाए। अब प्रश्न उठता है कि फ्रांस की संसद में या भारत की संसद में आ जाए। हम फ्रांस की संसद से हमें लेना देना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हमारी भारत की संसद से आएगा। अगर भारत की संसद से बजट पास नहीं होता है, क्योंकि बजट पास करने की जिम्मेदारी तो वित्त मंत्रालय की होती है। अगर बजट पास नहीं होता है तो क्या होता है, ये भी बात समझ लीजिए। देखो भाई, सबसे पहले बजट अगले साल का होता है, ये भी ध्यान रखना। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। अगले साल का, हमें एक साल के भीतर अगले क्या खर्च करना है, हमने पूरा बजट की रूपरेखा बता दिया कि साहब 400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। छोटा सा बजट बता रहा हूँ, भारत के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये कौन देता है 400 करोड़ का बजट? वित्त मंत्री ने पेश किया। फिर वित्त मंत्री क्या करते हैं, याद करो, बजट ये भाषण देते हैं। और बजट हमेशा कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। पैसों से संबंधित विधेयक कहाँ पेश किए जाएंगे? याद रखना, लोकसभा में पैसों से संबंधित विधेयक किए जाएंगे। बजट एक बार पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, सब कुछ बताने के बाद, बजट पर क्या होती है, बहुमत दिया जाता है। बहुमत मतलब पास कराते हैं लोग। कौन कौन बैठ के? संसद के दोनों सदस्य। लोकसभा भी, पहले लोकसभा से होगा फिर राज्यसभा से होगा। अगर दोनों में से कहीं पास नहीं हुआ, ये समझ लेना, समझ रहे हो दोस्तों, नहीं पास हुआ, अगर नहीं पास हुआ तो ऐसा मानेंगे कि सरकार में विश्वास नहीं है। और सरकार में विश्वास नहीं है तो फाइनेंस मिनिस्टर सहित, पीएम सहित, ऐसे समझो, पीएम सहित सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। इसलिए बजट को हल्के में मत लेना। यही हुआ है फ्रांस में। तो इसका मतलब बजट पास होता है, बजट पे बहस होने के बाद बजट पास होना आवश्यक है। अगर बजट पास नहीं होता है तो ये समझ लीजिए सरकार गिर जाती है। सरकार मतलब पीएम को भी इस्तीफा देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर इस साल का बजट अगर पास नहीं हुआ होता ना, निर्मला सीतारमण नहीं करा पाती, तो निर्मला सीतारमण की जिम्मेदारी होती, तो उनको इस्तीफा तो देना ही देना था। साथ में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता। क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमण को किसने चुना है? प्रधानमंत्री ने चुना है, पीएम मोदी ने। तो यहाँ पर वही कहानी हुई है कि बजट को पास नहीं करा पाए, जिससे संसद में समर्थन नहीं मिला और इनको चलता कर दिया। देख रहे हो, वो सेम है कहानी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तरीके का रूल है ब्रिटेन और उसमें क्या कहते हैं फ्रांस में, और ब्रिटेन के कब्जे में हम थे, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी वही संसदात्मक व्यवस्था है, पार्लियामेंटल सिस्टम जिसको कहते हैं। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।
एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, बहुराष्ट्रीय का मतलब हमें याद रखना मल्टीनेशन। मल्टीनेशन जब भी आ जाए ना तो समझ लीजिए बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं, बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं। इनका नाम है जेपेड 2025, जेपेड 2025। ठीक है, तो ये कहाँ हो रही है? रशिया में हो रही है। भारत की सेना टुकड़ी भी जा रही है। कौन कौन सी सेना टुकड़ी जा रही है? और हमेशा याद रखें क्योंकि युद्ध अभ्यास का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं होती है, वहाँ जाकर सारे संबंधों को टटोला जाता है द्वारा से। राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, पॉलिटिकल हो गए, इकोनॉमिकल हो गए, सोशल हो गए और कल्चरल हो गए। चार ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, राजनीतिक, इकोनॉमिक्स और सामाजिक और कल्चरल। ठीक है, हम बात करते हैं सशस्त्र बलों के एक दल में 65 कार्मिक शामिल हैं। कितने भेजे गए? 65 कार्मिक शामिल हुए। आज बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जेपेड 2025 में भाग लेने के लिए मुलेनो परीक्षण से निजनी रूस के लिए रवाना होंगे। कहाँ? रूस जाएंगे। सीधी बात, निजनी विजनी छोड़ो, रूस जाएंगे। 10 से 16 सितंबर तक चलेगा ये। और सेना की टुकड़ी, भारतीय सेना के 57 जवान, वायुसेना के 7 जवान और भारतीय नौसेना का 1 जवान भी जाएगा। इस टुकड़ी का कुमाऊं रेजिमेंट की 1 बटालियन और अन्य सेनाओं के जवान जा रहे हैं। जेपेड 1 का उद्देश्य वही वाली बात जो मैंने बता दिया, अंतर संचालन को सुधार करना, भाग लेने वाली सेनाओं को पारंपरिक युद्ध, आतंकवादी रोधी, रणनीतिक, तकनीक, प्रक्रियाएं, सभी प्रकार की बात एक प्रकार का मंच है। सोवियत यूनियन के काल से, मतलब सोवियत काल क्या था? रूस और रूस के सहयोगी देशों ने मिलकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन बना लिया था। तो सोवियत के काल के दौरान शुरू हुआ और रूस में इसका आयोजन 2009 से किया जा रहा है। ठीक है, ये रूस और रूस के आसपास के देशों में होता है और इसमें सभी देश, बहुत सारे देश भाग लेते हैं, इसमें भारत भी भाग ले रहा है। भारत की एक अच्छी चीज़ है, भारत अमेरिका के साथ भी युद्ध अभ्यास करता है और रशिया के साथ भी करता है और चाइना के साथ भी करता है इवन। तो सोचो आप, भारत की कितना बड़ा एरिया है, भारत की इतनी बड़ी सोच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांस आधारित रिफाइनरी लग रही है, वो भी भारत की पहली। तो समझ लो इंपॉर्टेंट तो हो ही गई। कहाँ लग रही है? असम में लग रही है पहले, तो ये याद रखेंगे। ठीक, चलो मैं इधर बता दूँ, इम्फॉल राजधानी है मणिपुर की, और यहाँ पर एक कैबुल नाम जाओ, इसको याद रख लेंगे। नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, भारत का पहला तैरता पार्क। कौन सी झील पर है? झील का नाम है, अभी देखो झील आ जाएगी, त्रिपुरा के अगरतला और मेघालय की क्या है? शिलोंग। लोकटक झील, वो याद आ गई ना, थोड़ी देर में आ जाती है। लोकटक झील है, मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की, बहुत बढ़िया झील है। असम की कैपिटल आपको पता ही है, दिसपुर है। गुवाहाटी कोई नहीं लगाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। देखो, मैं आज इसके बारे में कुछ बातें आपको अच्छे से बताएंगे। बांस की रिफाइनरी से ये हरित ऊर्जा के लिए ऐतिहासिक कदम मानते हुए पीएम मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थापित बांस आधारित बायो रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो 14 तारीख को जा रहे हैं, हिंदी दिवस वाले दिन, याद रखना इस दिन हिंदी दिवस है। ठीक, और 16 सितंबर को क्या है? ओजोन डे। ये दोनों याद रखना, दोनों की थीम जरूर पढ़ लेना कहीं से, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ये परियोजना केवल ऊर्जा आत्मनिर्भर दिशा में क्रांतिकारी पहल है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के हरित औद्योगिक परिवर्तन के केंद्र बनाने का प्रशस्त करेगी। मतलब क्यों करेगी? क्योंकि कारण क्या है कि ऐसे समझो, ये जो बांस है, बांस की खेती पूर्वोत्तर में होती है, जहाँ पर ये राज्य हैं, सबसे ज़्यादा असम में होती है। जब असम में होती है तो इससे देखो एथेनॉल जो गन्ने से निकाला जाता है, फ्यूल एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाएगा। और किसके साथ मिलकर किया जाएगा? फिनलैंड की कंपनी चैम्पोलिस IOI के साथ मिलकर किया जाएगा, याद रखना। तो भारत और इसके साथ रहेगा। और कौन सी रिफाइनरी में लगाई जा रही है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी क्या है, हम अब बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो भाई, भारत में क्या क्या हुआ। भारत में सबसे पहला तेल का कुआं, जिसका नाम है बॉम्बे हाई। कहाँ है? बम्बई में। किसने लगाया था? कौन सी कंपनी ने? कौन आया था? सागरिका जहाज आया था खोजने के लिए। सागरिका जहाज आया था खोजने। कहाँ? भारत में। पूर्वोत्तर का सबसे पहला कुआं लगा है डिगबोई में। डिगबोई कहाँ? असम में। पूर्वोत्तर का
इसके अलावा बहुत सारी रिफाइनरी और बहुत सारे कुएं लगा दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, बठिंडा पंजाब याद रखेंगे, पानीपत हरियाणा, ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोगों को पता है। गुवाहाटी आप याद रखेंगे असम में, नुमालीगढ़ याद रख लीजिए असम, डिगबोई वो जो मैंने अभी बताया असम, बोगईगांव असम, जगह असम में कितनी हो गई, 4 हो गई। बासे बरूनी, बासे बिहार याद रखेंगे, ये मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। बीना मध्य प्रदेश, ये आती हैं। मथुरा तो यूपी में है ही, एकमात्र यूपी में मथुरा है। बाड़मेर, बाड़मेर से अभी तेल निकाला गया, राजस्थान। जामनगर रिलायंस की है, निजी, कहाँ जामनगर, उसमें बेडीनार कहाँ पर, गुजरात में। कोयली, कोयली याद रखेंगे, कोयली महाराष्ट्र। मुंबई तो आपको पता ही है, मैंगलोर आपको पता, कोची आप बता देंगे अच्छे से। मनाली, मनाली कहाँ, चेन्नई, ये याद रखें। तातीपाका, ये बहुत आता, आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा, हल्दिया बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये जरूर याद रखेंगे। नागपट्टनम तमिलनाडु, ये यहाँ की रिफाइनरीज है, ये आती हैं, इसलिए बता रहा हूँ, मैं इनको याद कर लेना। भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो सूर्य के सामने राज्य आएगा उसमें किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक है सूर्य की, यहाँ पर किरणें पड़ती हैं जिसका नाम है बलांगू, ठीक है, सबसे ईस्ट में भी यही पड़ता है। यहाँ पर सबसे बाद में पहुँचती है, इसका नाम है सरक्रीक, सरक्रीक, गुजरात में। अच्छा, गुजरात के बारे में बात करें तो ये जो है गुजरात का लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट है, और इसका है अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ से एक और जा रही है जिसका नाम है 82.5 डिग्री, ये मानक समय रेखा है भारत की, मानक रेखा जिससे हम समय निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बलांगू। अच्छा, ऊपर बात करें तो ऊपर है इंदिरा कोल सबसे उत्तरी पॉइंट, और सबसे नीचे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से ये हो गया साउथेस्ट पॉइंट, साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर हम ये देखो, इसको ऐसे करके याद रखो, 97 को ले ले 98, और 68 को ले ले, 68 को 68 ही रहने दीजिए, थोड़ा कम कर लें तो 0 हो गया, माइनस कर देते हैं 3 हो गया। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट, तो 4 से गुणा कर दो 4 मिनट से, समझते रहे ना, 4 या 12, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में भारत में 2 घंटे का समय है, ठीक है। आ गई बात समझ में, कैसे समय निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। पूरी तरह से सिमेरिक कचरे से बनी अनोखी दुनिया, पहली अनोखी दुनिया है भारत की, कहाँ, किस राज्य में बनाई गई है, तो उत्तर प्रदेश में बनाई गई। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, बुलंदशहर, जो बुलंदशहर से देख रहे हो ना उनको पता चल जाएगा, बुलंदशहर में बनाई गई है अनोखी दुनिया, देख लीजिए कैसी है। इसमें क्या है, ऐसे कचरे को इस्तेमाल किया जाएगा, सिरेमिक बेस्ट कहिए, और इसमें क्या, टूटी सुराही, कप, केतली के टुकड़े, और इनमें 120 कारीगरों की टीम लगेगी, 100 कलाकृति बनाए, मतलब इन टुकड़ों को जोड़ के कलाकृतियां बनाएंगे, मतलब इनको एक गेमिंग जोन, विशेष गेमिंग जोन के रूप में तैयार करेंगे, ठीक है। कहाँ पर, बुलंदशहर में। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कौन किए गए हैं, सीपी राधाकृष्णन। किसके हैं उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे। अभी आगे बात कर लेते हैं हुआ क्या है, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, इनसे हुआ, लेकिन ये हार गए। ये इंडिया के उम्मीदवार थे, इंडिया क्या है, विपक्ष है हमारा इस समय। उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, उपराष्ट्रपति के चुनावों में 452 वोट किसको मिल गए, इनको मिल गए, सीपी राधाकृष्णन को, और टोटल 752 वैलिड थे। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, 15 अमान्य थे। कुछ चीज़ें हमें बतानी है, वो हम बता देते हैं। आर्टिकल कौन से रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले है 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 कहता है। और जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का चेयरमैन होगा, सभापति, ये कहता है साहब आर्टिकल 64, ठीक है। प्रेसिडेंट की जगह काम करेगा अगर प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, ये वाली बात आ जाती है जिसके बारे में बात करें। तो कौन कौन भाग लेता, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं,
बस, और कोई नहीं लेता, सभी सदस्य बाद लेते हैं। टर्म ऑफ द ऑफिस कितने, 5 साल का। ठीक, अगर वैकेंसी है तो 6 महीने में भरी जाएगी। कितने महीने में, 6 महीने में। ये आर्टिकल ये कहता है। ये ओथ, ओथ कौन दिलाता है, ओथ का मतलब शपथ, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों को ना पढ़ो तो सही। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट फंक्शन, ठीक है। इनको पद से कैसे हटाया जाता है, पद से हटाना, ये भी याद रखते हैं, पद से हटाना। पद से हटाने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकसभा को साथ में जोड़ देते हैं। नहीं, राज्यसभा से पारित होने पर, विधेयक पारित होने पर, मतलब राज्यसभा कर दे, अगर लिखित में दे दे और कह दे कि इनको पद से हटाए, तो पद से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इसमें बताई, बहुत सारी चीज़ें और बताने की, लेकिन समय का अभाव है। अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया बेंगलोर में। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष पे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसने गया, जितेंद्र सिंह ने किया है, और जितेंद्र सिंह हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और इसकी थीम है नवाचार, नीति और विकास। इंग्लिश में कहेंगे इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ। और 2035 तक आप लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को क्या बनाना है, स्पेस स्टेशन बनाना है, और 2040 तक चांद पर मनुष्य भेजना है। ठीक है। मोहम्मद इरफान निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको याद रखना। गयाना देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे देश हैं, ये वेस्ट इंडीज के पास के देश हैं। ठीक है, किस किस के बीच में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे हम। नशा मुक्त और नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, तो मिलन सोनम को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, किसको नियुक्त किया गया है, मिलन सोनम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वैश्विक व्यापार नेतृत्व में कैमल जो है पुरस्कार दिया जाता है अगर आपने कोई विशेष उपलब्धि हासिल की है, मतलब आपने व्यापार के लिए बढ़ावा दिया है। तो भारतीय को मिला है, भारतीय कौन है, NRI है, तो यूनुस अहमद को मिला है, ये NRI है। और मुझे लग रहा है डार्क यार्क करके है कोई कंपनी, उसके CEO भी हैं ये। मुकेश अंबानी को आप जानते हैं, किसके, रिलायंस के हैं। टाटा को आप जानते हैं, रतन टाटा को टाटा के हैं। सुंदर पिचाई के यहाँ गूगल के CEO। चलो गूगल की बात आ गई, तो गूगल कब बना, 1998, 1998 में, और इसकी पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट कंपनी 2004 में। बनाने वाले कौन थे गूगल को, लैरी पेज। ठीक है, और इस समय में CEO भी कौन है, भारतीय हैं, सुंदर पिचाई। ठीक, 10 में हमारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर ऑल भाई, आप लोग यहाँ बैठ कर मेरी बातों को सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूँगा आप इस चैनल को हमारे आगे लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।